नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक मामले में बड़ी जीत मिली है और उसमें उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो संसद से लेकर अब सड़क तक फैलता जा रहा है। इसके खिलाफ विपक्षी दल बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसकी रूपरेखा बन रही है और 10 अगस्त से अब बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दल वहां पहुंच रहे हैं और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन होगा। उसकी एक रणनीति कार्य योजना तैयार की गई है और इधर 5 तारीख को बेंगलुरु में एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्यशैली के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई है झारखंड से। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य शिबू सोरेन का आज सुबह देहांत हो गया और वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे और बीमार थे और 81 साल के थे शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का उन्होंने संगठन बनाया और बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमलेंदु जी बिल्कुल समीर जी, लंबा एक संघर्ष शिबू सोरेन का रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था वो बना ही था झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए था। एक लंबा संघर्ष उनका रहा और गुरु दिशोम उनको कहा जाता था और वो आदिवासियों के इस देश में सबसे बड़े नेता अगर कहा जाए तो शिबू सोरेन थे। जी बिल्कुल, उनको आदिवासियों का एक बड़ा नेता माना जाता है। बहुत लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, विपक्ष के नेता ने, तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बारे में और किसने क्या कहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं किस तरीके से, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ जो केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे तमाम मुकदमे चल रहे हैं, कभी किसी के मानहानि का मुकदमा है, कभी किसी दूसरे मुद्दे पर। कई बार कोर्ट्स की ओर से, ट्रायल कोर्ट में भी और अपर कोर्ट्स में भी जो पिटिशनर्स हैं उनका मजाक भी कोर्ट्स ने उड़ाया है और उनको कहा भी है कि इसमें आप कैसे आहत हो गए, लेकिन बावजूद इसके तमाम मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण मुकदमा है जिस पर उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने मुद्दा चीन का उठाया था, जो बात वो पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि किस तरह से भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा है चीन ने और सैनिकों के साथ वहां पर जो झड़पें हुई थी उसका जिक्र किया था। लेकिन इसको लेकर वहां कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और इसको लेकर अब सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी राहत दी है राहुल गांधी को। क्या और पूरा विवरण है अमलेंदु जी, आप बताएं जरा। हाँ, बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, जस्टिस दीपांकर दत्ता जो उस बेंच में थे, सुनवाई कर रहे थे और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ थी। जस्टिस दत्ता ने ही सारे सवाल पूछे और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। अब सुप्रीम कोर्ट देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया करेगा, ये नए सिलेबस में इसको शामिल कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि सवाल तो उनके बहुत एक कह लीजिए कि थोड़े से अजीबोगरीब टाइप के, अजीबोगरीब टाइप के। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये जिम्मा भी आ गया है कि अब देशभक्ति क्या है, अब यही सुप्रीम कोर्ट भी तय करेगा, वही समझाएगा देशभक्ति क्या है। तो ये, लेकिन बहरहाल जो मामला है समीर जी वो ये है कि सीमा सड़क संगठन के एक पूर्व निदेशक हैं, उन्होंने एक मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया जो कि लखनऊ की एक अदालत में लंबित है और उसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अपमानजनक टिप्पणी की थी और टिप्पणी ये की थी कि जो आप लोगों को याद होगा कि वो बिहार के जो चीन की सीमा पर जो जवान मारे गए थे उसको लेकर एक टिप्पणी की थी, उस पर उनका था। इस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो इधर राहुल गांधी की तरफ से उपस्थित हुए थे। इस पर जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह ऐसी बातें नहीं कह सकते, वह विपक्षी नेता नहीं हो सकते, ऐसे बेतुके बयान नहीं दे सकते। तो जस्टिस दत्ता बोले कि संसद में कहो, सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हो। अब ये भी है कि संसद में आप कुछ भी कहिए, सोशल मीडिया पर आप नहीं कह सकते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक तरीका है कि सांसद बनो और फिर दूसरे को बदनाम करो। फिर उन्होंने बयान पढ़ा पूरा। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर की जगह पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, भले ही अब ये हम अपनी तरफ से सुन रहे हैं, भले ही चीन कब्जा कर ले, लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय तो आप ये नहीं कहेंगे कि चीन ने कब्जा कर लिया।
जस्टिस सिंघवी ने इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि किसी ने ये सवाल नहीं पूछे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि धारा 19(1)(a) जो है वो तो सही है, लेकिन आप नेता विपक्ष हैं। सिंघवी ने कहा कि धारा 331(1)(a) के प्रावधान के अनुसार, हाँ 231(1) के अनुसार यह स्वीकार किया जाता है कि 11 फरवरी को जब संज्ञान लिया गया था तब प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया। सिंघवी ने कहा कि अगर यह कुछ हद तक आपत्तिजनक, कुछ हद तक गलत था तो संज्ञान आदेश प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि क्या आपने यह मुद्दा उच्च न्यायालय में उठाया? आप तो आपने अलग ही रुख अपना लिया। जस्टिस इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये उच्च न्यायालय का कहना है कि वह यानी राहुल गांधी पीड़ित व्यक्ति नहीं है बल्कि मानहानि वाले करने वाले व्यक्ति हैं, और राहुल गांधी का तर्क ये था कि मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, मुझको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर कि मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और उन्होंने जो कुछ वहां पर कहा था उसको लेकर तो एक अभी इस पर स्थगन आदेश स्टे किया है इसको, और एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के तमाम मुकदमे देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले हैं, सुल्तानपुर में चल रहा है, रायबरेली में, जगह जगह उनके खिलाफ कई मामले इस तरह के चल रहे हैं। और देखा भी था हमने पिछली लोकसभा में एक मानहानि के मुकदमे में उनकी सदस्यता तक चली गई थी। गुजरात में कोर्ट ने फैसला सुनाया और तत्काल उनकी सदस्यता छीन ली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल की, उसके बाद उनकी माफ कीजिएगा, उनका वो जो मानहानि का आरोप था उसको गलत ठहराया, उनकी सदस्यता बहाल की और उनका घर भी उस समय खाली करा लिया गया था। तो ये सारी चीजें, और राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि किस तरह से सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग मुकदमे डालकर उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है और हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनकी सदस्यता छीन ली जाए। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं अमलेंदु जी, और अभी कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट ने हंसी उसका तंज भी किया था और फटकार भी लगाई थी कि आप किसी और को कह रहे हैं, उसमें आप कैसे आहत हो गए। हाँ बिल्कुल ये है। और अब मुकदमे तो ऐसे हैं कि वो जा रहे थे और राहुल गांधी का बयान सुना तो उनके पास 5 लीटर दूध था, वो 5 लीटर की बाइक गिर गई, मानहानि हो गई। तो इस तरीके की मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी, सवाल ये भी है कि कोर्ट इस तरह के मुकदमों को एडमिट कैसे कर लेता है जिसके पास लाखों की संख्या में महत्वपूर्ण केस पेंडिंग में हो। ये बार बार ये सवाल उठता है। नहीं, कोर्ट को शायद लगता होगा कि ये ज्यादा महत्व के मसले हैं, बाकी सब में तारीख पे तारीख लगती है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये अब ये हमारी कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट का अपना मसला है कि वो किसको समझता है कि पहले सुनने लायक है, किसको समझता है कि सुनने लायक नहीं है। तो ये कोर्ट का अपना मसला है कि उसको समझ में आता है कि ये ज्यादा लोक महत्व का विषय है या कानून के हिसाब से ज्यादा महत्व का विषय है। चूंकि ये न्याय का एक सिद्धांत भी है कि अदालत के सामने सब बराबर हैं। अब वहाँ राहुल गांधी जाएं या मैं जाऊं तो एक बराबर ही सबको ट्रीट किया जाएगा। हालांकि ये भी अलग मसला है कि अर्नब गोस्वामी के लिए आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और सिद्दीक कप्पन के लिए नहीं खुलता है। तो वो अलग की एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन न्याय की प्रक्रिया से देखा जाए, न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सब बराबर हैं। तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन आज जो कुछ हुआ उस पर फिर जब सिंघवी ने कहा कि हमने उच्च न्यायालय में जो तर्क दिए थे, सिंघवी ने उनका हवाला दिया फिर, तो तब जस्टिस दत्ता ने कहा कि हाँ अब मैं इसे समझ सकता हूँ, यानी वो उससे सहमत नजर आए। इससे पहले याचिकाकर्ता ने जो बातें कही थी वो उससे सहमत नजर आ रही थी। लेकिन जब सिंघवी साहब ने अपने तर्क दिए तो जस्टिस दत्ता उससे अच्छे तरह की समझ आए। इस पर जो है वो भाटिया जो शिकायतकर्ता की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है। तो न्यायमूर्ति दत्ता जो थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने फिर घोषणा की कि आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। हम नोटिस जारी करते हैं, 3 हफ्ते बाद इसको सूचीबद्ध किया जाए। इस पर जो थे वो भाटिया साहब जो थे, जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि ये स्टे का मामला नहीं है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम फैसला करेंगे, हमको आप मुकदमा सुनने दीजिए। तो ये 3 हफ्ते के लिए स्टे हो गया है, नोटिस इशू हो गए हैं। अब इस पर आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो उच्च न्यायालय में तर्क रखे थे वो तर्क यहाँ रखे, तो उससे जस्टिस दत्ता जो थे और बेंच जो थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उससे सहमत नजर आया शायद, क्योंकि ये कहा गया कि हाँ अब हम समझ सके कि मामला है क्या। जी बिल्कुल, कि पेटिशनर की क्या शिकायत है और जिनके खिलाफ की गई है उनका क्या कहना है। तो अब नोटिस जारी की गई है, 3 हफ्ते के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद अब उस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं, जो मानहानि के मामले और मानहानि से जुड़े हुए, और उसको कई बार कुछ बातों को, आधी अधूरी बातों को पकड़कर केस डाल दिया जाता है, जो कुछ मीम्स बनाए जाते हैं कई बार उनके आधार पर केस डाल दिया जाता है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर अदालतों में ये इस तरह के केस
एडमिट कैसे हो जाते हैं और उसके बाद इस तरह के जो केस दायर करने वाले होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हालांकि कोर्ट्स में कई बार उन पर फटकार लगी है, उन पर टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं कि आप इसमें मानहानि किसी और का हो रहा है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ गई है। खैर, लेकिन ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह का स्थगन तक इसको स्थगित किया है, इस केस को। और एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। और आज अब जिस तरह से एसआईआर को लेकर विपक्षी गठबंधन अब चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, संसद भवन परिसर में आज भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। 21 जुलाई से जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। संसद के भीतर इसको लेकर मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए और इस पर देखा जाए कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया, जो शिकायतें उसमें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं और जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को वो एक तरीके से प्रभावित कर रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। लोकसभा आज फिर एक बार स्थगित हुई। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई उस पर ये मांग रखी गई, लेकिन उस पर कोई अनुमति नहीं दी गई। जाहिर सी बात है उसको लेकर मांग दोहराई गई, लेकिन आखिरकार फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। एक बार देखेंगे भी कि लोकसभा की कार्यवाही आज किस तरीके से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी आज भी उसमें कोई काम काज नहीं हुआ। और 21 जुलाई से लगातार अमलेंदु जी ये हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग सरकार ने इतने दबाव के बाद स्वीकार भी की, लेकिन जो महत्वपूर्ण 3-4 सवाल थे उन सवालों का कोई जवाब न तो किसी मंत्री ने और न ही खुद प्रधानमंत्री ने उसका दिया। हाँ, प्रधानमंत्री ने जवाब भी नहीं दिया और खुद प्रधानमंत्री सदन से गायब भी रहे, कम से कम वहाँ तो रहे ही गायब राज्यसभा में, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो अब ये देखना होगा समीर जी कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। और ये एक तरीके से ठीक समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री क्यों सदन से गायब है और विपक्ष क्यों लगातार इस पर मांग कर रहा है। तो यह विपक्ष जो है वो की मांग सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी अलग का मसला है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से सरकार का रुख देखने को मिला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एसआईआर पर सरकार का रुख देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक विवाद का विषय बन गया है और लगातार जो है वो संसद जो है इससे बाधित हो रही है। प्रियंका गांधी जो लोकसभा में कांग्रेस की सांसद है वायनाड से, उन्होंने भी एसआईआर को लेकर अपनी बात कही है। समीर जी बिल्कुल, सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि जब तक इस पर चर्चा की मांग माफ कीजिएगा स्वीकार नहीं होती है तब तक विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता रहेगा। सुनते हैं प्रियंका गांधी को और फिर ये भी देखेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही किस तरह से 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को क्या कहा है उन्होंने। उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम। सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़ें। उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम। सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़ें। उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर तो एसआईआर बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर ये मांग की जा रही है कि उस पर चर्चा कराई जाए। चूंकि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लागू करने की कोशिश की जा रही है, 65 लाख मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। दूसरे राज्यों में भी इसकी आशंका जताई जा रही है। एनडीए के घटक दलों के भीतर भी इसको लेकर बेचैनी है, विरोध किया जा रहा है। चुनाव आयोग से मुलाकातें हो रही हैं, तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है और अब जनता दल यूनाइटेड के भी कई सांसद और विधायक इसके विरोध में हैं। तो आखिरकार केवल और केवल एक पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी अगर इसके समर्थन में है तो निश्चित तौर पर इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, आशंकाएं और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरह के आरोप को, किसी भी तरह के प्रमाण को स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसको लेकर, लेकिन अभी इसको विपक्ष की मांग है कि एसआईआर की प्रक्रिया
रवैया को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें तमाम लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही, जो आज की कार्यवाही है, स्थगित की गई। लेकिन जिस तरह से अमलेंदु जी इस पर एनडीए के घटक दल भी साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाते दिख रहे हैं, वो सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल भरा एक क्षण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा क्षण हो सकता है, क्योंकि जनता दल यू के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं इस एसआईआर के खिलाफ। तेलुगु देशम ने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, उसका प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर चिट्ठी लिखी है, तो ये उठ रही है। और अब जो नाम कटने की बारी आई है बिहार में समीर जी, उसमें जनता दल यू और चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इनके मतदाता भी काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब ये इस पर कार्रवाई और आगे शुरू होगी और नाम कटना और शुरू होंगे, अभी तो 65 लाख नाम कटे हैं, इसके बाद अब जब वो एआरओ और ईआरओ जो है वो अपनी कार्रवाई करेंगे तो और नाम कटेंगे असली, तो उसके बाद शुरू होगा, जैसा कि कहा था तेजस्वी यादव ने कि 1 अगस्त के बाद जब इस पर कार्रवाई शुरू होगी, असली मसला तो तब आएगा। अभी तो 65 लाख आपने इस तरह से गायब कर दिए हैं नाम, तो अब ये बवाल इस पर शुरू होगा, निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। और इसीलिए विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ एसआईआर के मसले को उठा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। विपक्ष का यह खुला हुआ आरोप है समीर जी। बिल्कुल, विपक्ष का खुला आरोप है और उस पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है। एक राज्य के इतनी बड़ी संख्या में वहां के मतदाताओं को विधानसभा में वोट डालने से वंचित कर दिया जा रहा है, जबकि 1 साल पहले उन्हीं मतदाताओं ने लोकसभा में वहां 40 सांसद चुनकर भेजे हैं लोकसभा में। तो आखिर 1 साल के भीतर वो कैसे अवैध मतदाता हो गए, बहुत सारे सवाल हैं। और इसीलिए अगर चर्चा होती है तो बहुत सारी चीजें पक्ष की भी विपक्ष की भी ऑन रिकॉर्ड आएंगी और समझ में आएगा कि हाँ, ये सारा खेल वास्तव में जो विपक्ष के आरोप हैं वो सही है या फिर चुनाव आयोग जिस मकसद से कर रहा है वो सही है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चर्चा की अनुमति अगर नहीं मिलती है तो फिर यहां पर आम जनता की आवाज जो सांसदों के माध्यम से संसद में उठनी है वो फिर वहां नहीं आ पाएगी। देखते हैं, इसी मांग को लेकर लगातार संसद की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये अड़ियल रवैया सरकार क्यों अपनाए हुए है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चर्चा से गुरेज क्यों है। देखते हैं किस तरह से आज की कार्यवाही स्थगित हुई है जब सुबह कार्यवाही शुरू हुई। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो ये कार्यवाही आज फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आप देख रहे होंगे मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार, और जब सदन चल रहा है हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि वो कार्यवाही स्थगित हो रही है। अब हालांकि स्पीकर ओम बिरला साहब सांसदों को ये नसीहत दे रहे हैं कि आपको 20 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है। सवाल यह है कि उन्हीं 20 लाख लोगों की तो बात करने के लिए विपक्ष मांग कर रहा है कि SIR पर चर्चा की जाए, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए दिनों से लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, सांसदों का समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन चर्चा अगर उस पर हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर चर्चा इस पर हो जाएगी तो दिक्कत क्या है, ये तो ठीक बात है समीर जी, बिल्कुल आपकी। लेकिन चर्चा अगर हो जाएगी तो सरकार की बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी, चूंकि विपक्ष का आरोप ही ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, और बीजेपी इसको एक तरीके से कहा जाए वो सदन के बाहर साबित कर रही है। चूंकि चुनाव आयोग जो बातें कर रहा है उसके बचाव में बीजेपी कूद रही है, तो बीजेपी को चुनाव आयोग का बचाव करने की आवश्यकता क्या है? सवाल तो ये है ना कि चुनाव आयोग अपना बचाव करने में खुद सक्षम है। अब मैं देख रहा हूँ एक सैफोलॉजिस्ट हैं, वो करते हैं सर्वे वर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, वो चुनाव आयोग के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो हमने पूछ लिया उनसे कि आजकल PR का ठेका मिल गया है चुनाव आयोग का भी आपको क्या? तो अब वो अभी उसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये इस तरीके बहुत से लोग कूदे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी कूदी हुई है। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चुनाव आयोग को बचाना क्यों चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग के साथ कोई गठबंधन नहीं है? अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के समर्थन में इतना आगे बढ़कर क्यों बोल रही है? ये सवाल विपक्ष की तरफ से है और भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब देने होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने होंगे। और सबसे बड़ा आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया है वो यही लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये राहुल गांधी का खुले तौर पर आरोप है, और ये भी कहा है कि जिन लोगों ने इसको किया है, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी हैं, चाहे आप रिटायर भी हो गए हो, हम आपको खोज निकालेंगे और ये देशद्रोह है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको इसकी सजा मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इन अपराधियों को बचाने के लिए क्या सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती है? ये सवाल भी उठ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, इसको लेकर और सांसदों की मांग है कि आखिर इस पर चर्चा हो क्यों नहीं रही है। कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो कह रहे हैं कि 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, किस आधार पर निकाल दिया गया, और अभी जो आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, तो आखिर फिर ये मतदाता सूची, इसी मतदाता सूची के जरिए लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो फिर उसको क्यों न रद्द किया जाए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और मांग हो रही है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन संसद में इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद क्या कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मिसलीड किया जा रहा है। क्या मिसलीड किया जा रहा है? आप बताइए, 65 लाख कुछ हजार कैसे कम हो जाएंगे बिहार के लोग? आप जानते हैं लगभग 3 करोड़ लोग बिहार के, गरीब लोग खास करके, वो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, कुछ लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, आधार कार्ड की मान्यता आपने कहा कि नहीं मान्यता होगा, तो बेतुकी बात है ये। आप कहते हैं कि 22 लाख लोग मर गए, जबकि हमारी आबादी के हिसाब से 7 लाख से ज़्यादा नहीं मरना चाहिए। आप कैसे कह देते हैं कि 22 लाख लोग मर गए? तो ये सरासर वोट की चोरी है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये बड़ी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में मतदाता जब मतदाता सूची से ही बाहर हो जाएंगे तो फिर ये किस तरह का चुनाव होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस पर यहाँ संसद में तो चर्चा की मांग हो रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है संसद भवन परिसर में, और संसद सदन के भीतर इस पर चर्चा की मांग हो रही है। उधर सड़कों पर भी इसके खिलाफ उतरने की अब रणनीति बन गई है। 10 तारीख से यानी 10 अगस्त से इंडिया गठबंधन वहां पर प्रदर्शन करेगा बिहार में अलग अलग जगहों पर, और इससे पहले 5 तारीख यानी कल बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है और उसमें राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। बिहार में भी जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होगा उसमें तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों लोग रहेंगे, और इसको लेकर एक बड़ी बैठक 7 तारीख को हो रही है दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर। तो ये सारा कुछ एक बड़ा एक रणनीति बन रही है SIR के खिलाफ, चूंकि ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है बल्कि पूरे देश में चुनाव आयोग इसी तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में करना चाह रहा है और इसकी मंशा भी स्पष्ट कर दी गई है।
खबर ये आई है कि पश्चिम बंगाल में कह दिया गया है कि अधिकारियों से कि आप इसकी तैयारी कीजिए, लेकिन इसका विरोध भी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है और विपक्ष इसीलिए इसमें अड़ा हुआ है कि ये अब जो बिहार से जो चीज़ें आ रही हैं समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं। जिस तरीके से वहाँ किया गया है, अब कुत्ता बाबू के और डॉग बाबू के और सोनालिका ट्रैक्टर के ये जिस तरीके से आ रहा है और जिस तरीके से आ रहा है, सब एक ही मकान में जो है समधम संभाव सब वोट बन गए हैं। कई मृतकों के मतदाता सूची में अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में इंदु जी की एक मृतक एक व्यक्ति जिनके श्राद्ध में एक मंत्री गए हुए थे, वो भी मतदाता सूची में। हाँ, वो भी मतदाता सूची में। और वहाँ बेगूसराय के डीएम ने तो बाकायदा कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि क्या क्या घपले हुए हैं। तो जो आप जांच कराएंगे वो तो आएगी, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। अगर 20 अकेले बेगूसराय में ही है समीर जी, तो आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मामला तो पहुंचेगा कि ये देखिए किस तरीके से गड़बड़ हुई है। दूसरा जो चालाकी चली है सुप्रीम कोर्ट में, इसने चुनाव आयोग ने, वो चालाकी ये चली है कि जैसे आपको बताइए कि अभी तो अद्यतन सूची है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। अरे इसी अद्यतन सूची को ही तो लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को, जो आपने सूची भेजी है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो चुनाव आयोग अपनी हरकतें पूरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से उसके जवाब आ रहे हैं, मतलब आप कहिए नेता विपक्ष आप उसको ही मिसलीडिंग बता रहे हैं। आप कौन है भाई मिसलीडिंग बताने वाले? आप खुद आरोपी हैं, आपके ऊपर आरोप है कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं। चोर जो है उसको कह रहा है कि जो आरोप लगा रहा है वो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। तो चोरी के आरोप तो चुनाव आयोग पे हैं कि वो चोरी कर रहा है चुनाव। तो चुनाव आयोग कैसे किसी को कह सकता है मिसलीडिंग? मुझे लगता है कि जिन जिन के भी ट्वीट्स को उन सबको मिसलीडिंग कहा है चुनाव आयोग ने, इन नेताओं को सबको मानहानि के मुकदमे इस चुनाव आयोग पर और खासतौर से जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इनके ऊपर दायर करना चाहिए कि ये अपमान कर रहे हैं। और आप जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों का अपमान कैसे कर सकता है चुनाव आयोग इस तरीके से? बिल्कुल, आप उसको सीधे झूठा बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं। और यहाँ तक कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं आप उनको भी कह रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम बुलाते हैं तो आते ही नहीं है। बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर है। अब इन सब के को लेकर किस तरह से विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है सड़कों पर उतरने का, वो जानना बहुत अहम है। और 7 तारीख को राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उसके बारे में क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं संजय राउत, शिवसेना के नेता और सांसद। सुनते हैं उस बैठक के बारे में क्या कहा है उन्होंने। देखिए देखिए 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक है। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। किन सब बातों में चर्चा होगी सर? किन सब बातों में चर्चा होगी मीटिंग में? बहुत सी बातें हैं ना। सबसे बड़ा तो एसआईआर है, ऑपरेशन सिंदूर है, ट्रम्प का टेरिफ है, देश की स्थिति है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर सभी बातें एजेंडे पे है और हम सब पर बात करेंगे। अगर इतने बड़े नेता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सब बातों पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जिनका बार बार आना नहीं होता है। तो ये बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा बता रहे हैं संजय राउत, अमलेंदु जी, कि राहुल गांधी ने सबको फोन करके पर्सनली उनको इनविटेशन दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो एसआईआर का है, क्योंकि बिहार में अब आने वाले दिनों में चुनाव है और यहाँ और बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, ट्रंप का मुद्दा है और ऑपरेशन सिंदूर, वो तो मुद्दे हैं ही, उस पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। अभी जो तात्कालिक मुद्दा है वो एसआईआर ही है। हाँ, एसआईआर है। दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में करना है, चूंकि बीजेपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। और घमासान इतना ज़्यादा मचा हुआ है समीर जी कि मोदी जी को खतरा ये है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। चूंकि जिस तरीके से आरएसएस अब मोदी जी को किनारे लगाने की सोच रहा है और लगातार चीज़ें आ रही हैं, तो उससे ये खतरा जो है पैदा हो गया है। और जो जगदीप धनखड़ थे, उनके जरिए असल में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को जो था वो चेतावनी दी कि आपका ये
जो दूत यहाँ बैठा हुआ था हमने उसको शंट कर दिया, तो मोहन भागवत को, आरएसएस को भी ठीक कर देंगे। ऐसा समझा जाता है कि आरएसएस इसका बदलाव लेना चाहता है। अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस के व्यक्ति को नहीं चुनते हैं उपराष्ट्रपति के उसके लिए, तो आरएसएस क्रॉस वोटिंग करा देगा बीजेपी के अंदर, ये जो है समझा जा रहा है। तो अब इसी को लेकर कुछ रणनीति हो सकता है, कुछ तैयार हो। और एसआईआर का मुद्दा तो है ही, चूंकि सदन में लगातार गतिरोध बना हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से सदन स्थगित हुई और सदन स्थगित के साथ साथ बिरला साहब ने अपना भाषण दिया, 2 मिनट का, लगभग 2 मिनट 12 सेकंड के लगभग क्या उनका भाषण है, वो भाषण जब सदन की कार्यवाही स्थगित करनी होती है 11 बजे शुरुआत होगी और कर देंगे, और यही बातें बोलते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल रही है। भाई विपक्ष को आप ये क्यों बता रहे हैं कि 20 लाख की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है? उनको भी ये पता है और उसी 20 लाख की जनता की बात उठा रहे हैं, उसी की जनता की बात उठा रहे हैं, और सरकार उठाने नहीं दे रही उस जनता की बात। उसको तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया। आप एक राज्य में 65 लाख लोगों को, लगभग 8-9% लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर देंगे, तो ये फिर किस तरह का लोकतंत्र बनेगा? और यही सवाल उठा रहे हैं तमाम सांसद, उनकी बात भी सुनवाएंगे। लेकिन ये देखेंगे कि किस तरह से आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, और ये क्रम मानसून सत्र की शुरुआत से ही चल रहा है, लगातार चल रहा है। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। तो ये स्थगित कर दी गई लोकसभा की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही, और ये क्रम लगातार चल रहा है जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, और इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि स्पीकर ओम बिरला रोज इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप लोग 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 20 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर अपने आचरण को सही करना होगा। लेकिन सांसदों का दायित्व ही यही है कि उन्हीं 20 लाख लोगों की बात को संसद में उठाएं, और वही उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ लाखों लोगों को एक राज्य में मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, तो उस पर सुनवाई आखिर क्यों नहीं होगी, और उस पर सुनवाई करना जरूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं स्पीकर? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल है, और सरकार को क्यों बाध्य नहीं कर रही, सरकार आकर जवाब दे। स्पीकर बैठा किस लिए? स्पीकर इसीलिए है कि सरकार से कहे कि विपक्ष जो सवाल पूछा उसके जवाब दो। लेकिन यहाँ तो सरकार, स्पीकर जो सरकार का संरक्षक नजर आता है, और उससे संरक्षण भी मांगते हैं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कि संरक्षण दिया जाए, रक्षा की जाए। तो यानी इतनी कमजोर सरकार पिछले 78 वर्षों में कभी नहीं देखी, जो स्पीकर से बार बार शरण मांगती है कि विपक्ष से बचाओ, विपक्ष से बचाओ। इसका मतलब विपक्ष बहुत ताकतवर है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष ताकतवर तो है ही, और विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। जो इस समय बड़ी खबर है जिसमें हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं, वो राहुल गांधी की है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी, कह सकते हैं, राहत मिली है। और राहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो पहुंचा हुआ था मानहानि का, जो एक राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वक्तव्य दिया था चीन के कब्जे को लेकर, उस पर एक मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया था मानहानि का लखनऊ में। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी।
उसकी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसमें राहत दी है। प्रोसीडिंग्स जो उनके खिलाफ मानहानि की चलनी थी उन पर रोक लगा दी है, और उन पर रोक लगाने के साथ साथ 3 हफ्ते का जो है समय दिया है, नोटिस इशू किए हैं प्रतिवादियों को कि वो अब नोटिस का उसका जवाब आएगा तब फिर आगे बहस होगी। फिलहाल ये मामला रुक गया है। एक तरीके से कहा सकता है राहुल गांधी की बड़ी जीत जो है ये सुप्रीम कोर्ट से हुई है, और अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की तरफ से उपस्थित थे, उन्होंने अपने तर्क जो थे वो रखे थे। समीर जी बिल्कुल उस पर तर्क रखे थे, और ये मानहानि का मुकदमा था। बीएसएफ के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने ये दर्ज कराया था लखनऊ की एक कोर्ट में, लेकिन उस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। और बहुत सारे मामले राहुल गांधी के खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। बहुत से मामलों में कोर्ट की ओर से पिटिशनर्स को, याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगती है, लेकिन ऐसे ही एक मामले में राहुल गांधी को सज़ा भी सुना दी गई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की, और सदस्यता उनकी हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो बहाल हुई। तो खैर ये एक है, और बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि मैं इन मुकदमों से नहीं डरता हूं, मेरे खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं कि मुझे याद भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनको याद भी नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे करने वाले थे और बहुत से खुलासे करने वाले थे, लेकिन शिबू सोरेन की जो मृत्यु हुई उसकी वजह से वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई। कल राहुल गांधी बेंगलोर में जो फ्रीडम पार्क है उसमें प्रदर्शन है, उसमें शामिल होंगे और वहाँ चुनाव आयोग को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और वहाँ प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इधर राहुल गांधी 5 दिन की यात्रा पर बिहार जाएंगे और वहाँ तेजस्वी यादव के साथ वो पद यात्रा करेंगे। इसको लेकर पप्पू यादव जो हैं उन्होंने जानकारी दी है कि राहुल गांधी किस तरीके से बिहार का ध्यान रख रहे हैं और बिहार का मसला किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को और बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से घेर लिया है, और सिर्फ अब ट्विटरबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई और बीजेपी से काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, इससे घबराई हुई नजर आती है। और खास तौर पर जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश की एक पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, उसको प्रभावित कर रहा है। और बार बार तमाम आंकड़े और तमाम एविडेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन सारे आरोपों को नकार रहा है। एक बार सुनते हैं किस तरीके से अब बिहार में अगले जब 5 दिन की यात्रा पर राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन वहां पर प्रदर्शन करेगा और अलग अलग जगहों पर उसकी क्या रूपरेखा है, उसके बारे में पप्पू यादव ने कहा है, पूर्णिया से सांसद, उनको सुनते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जो SIR है, अब इसको लेकर यह तय हो गया है कि सड़कों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है, और संसद में भी लगातार इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्षी नेता कई बार कह चुके हैं कि जब तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा वो अपनी मांग को, अपना विरोध जारी रखेंगे। सुन लेते हैं पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। और इसीलिए SIR पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब की आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे।
तो ये साजिश है, बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहां सरकार बनाना चाहती है और चुनाव आयोग इसमें उसकी मदद कर रहा है। चुनाव आयोग के पास तमाम शिकायतें जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग सबको नज़रअंदाज कर रहा है और नज़रअंदाज ही नहीं बल्कि वो विपक्षी नेताओं को झूठा तक बता रहा है। बहुत इस पर तल्ख टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल ने, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन ये अब तय हो गया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर किसी भी तरह से बख्शने वाला नहीं है चुनाव आयोग को। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों कहा कि उनके पास अब ऐसे प्रमाण और ऐसे दस्तावेज अब उनके पास हैं जो कि बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। सुनते हैं राम गोपाल क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर और राजनीतिक दलों के नेताओं पर उसकी टिप्पणियों पर वो क्या कह रहे हैं। सर, एसआईआर पे लगातार ऑपोजिशन और इंडिया ब्लॉक, देखिए इलेक्शन कमीशन लगातार जो बयानबाजी गलत कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का ये बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए, कटवाने के लिए कुल 1000 समथिंग बताया वो आवेदन किए। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन और उनकी वेबसाइट भी है वोट बढ़ाने के लिए, उस पर हर जगह वोट बढ़ रहे हैं। ये 100% गलत है। हम अपने कुछ ऐसे जिलों में जानते हैं जहां एक एक जिले में कई हजार वोट ऑनलाइन बढ़ा चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये बयान लोगों को ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कर रहा है कि पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100% झूठ है, 100%, 99 भी नहीं। तो ये है चुनाव आयोग किस तरह से विपक्ष के नेताओं की शिकायतों को इग्नोर कर रहा है और विपक्ष नेताओं के साथ उसका बर्ताव किस तरह का है उस पर आपत्ति जताई है। और ये आरोप लग रहे हैं कि वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह से, उसकी बी टीम की तरह से काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल यही साफ आरोप है। और राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कहा कि वोट चोरी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? बीजेपी के लिए कर रहा है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है। और चुनाव आयोग अपना जो बचाव कर रहा है वो बचाव बहुत बेढप तरीके से कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पूरा कहा जाए एक मजबूती के साथ बचाव करती हुई नजर आ रही है। तो लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बचाव क्यों कर रही है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग क्या खुद सक्षम नहीं है? ये सवाल है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं और 12 और 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है बिहार की SIR को लेकर। अब देखना होगा कि उसमें क्या चर्चा होती है, क्या होता है। लेकिन SIR के मसले पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है और 12 और 13 अगस्त की सुनवाई से पहले ही राहुल गांधी का वहां पदयात्रा का कार्यक्रम बिहार में बन रहा है, ये बात सामने आई है। और 5 दिन राहुल गांधी वहां पदयात्रा करेंगे। तो यानी सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक SIR के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, सरकार को और चुनाव आयोग को घेरे हुए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बिहार में 65 लाख मतदाता, उसकी जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें गायब कर दिए गए हैं, यानी मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। एक बार सुनते हैं राशिद दलवी कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं और क्यों, किस तरीके से 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया है। इस पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, सुन लेते हैं उनको क्या कहना है। नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं, तब समझ आता है कि प्रक्रिया कितनी गंभीर है। देखिए, बिहार के अंदर जिस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है SIR नाम पे, वो भारत की डेमोक्रेसी का खात्मा है। वो भारत की डेमोक्रेसी के कफन में आखिरी कील है और इसकी दोषी सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों हैं। बिहार के अंदर 65 लाख वोटों को आपने निकाल दिया। आपके पास कहां से ये खबर आई कि ये मर चुके हैं? आपके पास कहां से ये खबर आई कि ये बिहार छोड़ के बाहर जा चुके हैं? आप उन वोटों को काट रहे हैं जो आपके अंदाजे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, बड़ी तादाद में बिहार के उन लोगों को वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले हैं। और जो कुछ SIR बिहार के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कराएगी। और इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली बन गया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में काम कर रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है, ये आरोप लगा रहे हैं राशिद दलवी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और ये आरोप पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है, इंडिया गठबंधन लगा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी जो एनडीए में शामिल हैं वो भी लगा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है और इसीलिए यह आरोप लग रहा है कि इन दोनों की ये मिली भगत से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल यही आरोप लग रहा है साफ तौर पे कि ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है और साफ तौर पे ये विपक्ष का खुला आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं, इसको लेकर लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार को इस पर चर्चा से डर क्यों लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने से डर क्यों लगता है। विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री भी सदन से गायब हैं, सरकार भी सदन में इस पर चर्चा करना नहीं चाहती। शायद सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है और विपक्ष के आरोपों से शायद सरकार घबराई हुई दिखाई पड़ती है। समीर जी, बिल्कुल, इसको एक बार सुनते हैं कि आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार से ही आते हैं। इसको लेकर बिहार में किस तरह से एसआईआर की जो प्रक्रिया है, शुरू से जो सवाल उठ रहे थे, जो आशंकाएं जताई जा रही थी, जो उसकी ड्राफ्ट सूची आई है उसमें वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं कि मृतकों के नाम उसमें शामिल हैं और बहुत सारे जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम उस सूची से हटा दिए गए हैं। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। भैया, मैं एक बात साफ कहता हूं, आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हो, अगर बीजेपी इसी के डिफेंड में आती है तो कुछ तो है भैया जिसकी पर्दादारी है, और वो चंडीगढ़ मेयर की आंखें देख करके आज भी याद आता है उसको शह कहां से थी। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए, अब बहुत महंगा पड़ेगा, इसको चेतावनी समझी जाए। तो इससे किस तरीके से और सीधे आरोप लगा रहे हैं और उदाहरण बहुत इन्होंने याद दिलाया अमलेदु जी, जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का उदाहरण था कि उससे भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन क्यों कर रही है, तो बड़ा सवाल है। और अपने आप ही जो तमाम आरोप हैं उनका एक बहुत बड़ा एविडेंस भी है। बिल्कुल एविडेंस है और इस पर चंडीगढ़ के मसले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की थी, सीजीआई ने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की हत्या है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने वो गिनवाए थे। यहाँ तक हुआ तो जो भारतीय जनता पार्टी ये सब कर सकती है तो वो इसमें क्यों नहीं कर सकती है, यही सवाल पूरा विपक्ष उठा रहा है और चंडीगढ़ को एक बीजेपी के षड्यंत्र के मॉडल के तौर पर पेश कर रहा है विपक्ष। ये विपक्ष का समीर जी साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर एसआईआर पर अब जिस तरह से आंदोलन की तैयारी हो रही है और 10 तारीख से वहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद रहेंगे और अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसके पहले 7 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दिल्ली में, और इन सब के बीच 5 तारीख यानी कल बेंगलुरु में भी वहां चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन की तैयारी हो रही है जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। यानी चुनाव आयोग इस पूरे मुद्दे पर अब बुरी तरीके से गिरा पहले से ही है और लोकसभा चुनाव तक में उस पर आरोप लगे कि कैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतने बड़े आरोप लगे और सारे तथ्य दिए गए चुनाव आयोग के सामने। हरियाणा विधानसभा में बहुत सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराए गए और दिल्ली विधानसभा में मतदाता सूची में किस तरह से हेरफेर हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग इन सारे आरोपों को सिरे से नकारता है। और ये कि ये सारे नेता जितने भी विपक्षी सांसद हैं, चाहे वो एलओपी हो, चाहे अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो सारे झूठ बोल रहे हैं। इस तरह का बयान चुनाव आयोग का आता है। और जो दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के हर फैसले के समर्थन में पहले ही खड़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के बिल्कुल एकदम बॉडीगार्ड की तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहेव करती है। तो अब ये पता नहीं क्या दोनों के बीच में संधि है कि चुनाव आयोग का बचाव बीजेपी करेगी, बीजेपी का बचाव चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं किरण कुमार चमाला, और उन्होंने भी कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान
मतदाताओं को हाशिए पर रखकर चुनावी धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहा है, ये उनका साफ तौर पर आरोप है। और उनका कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमने साफ तौर पर देखा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच लगभग 1 करोड़ मतदाता जोड़े गए थे, जिस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बार हम सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग पारदर्शी हो। हम चाहते हैं कि इस पर संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में भी चर्चा हो। जी, यही मांग की जा रही है। एक बार सुन लेते हैं जो किरण कुमार चमाला ने कहा है कि SIR पर क्यों विरोध हो रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्यों सांसद, विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सुनते हैं किरण कुमार चमाला जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। Especially Election Commission of India enabling election fraud, especially during the special intensive revision in Bihar, by marginalizing the voters, especially from some communities. So this will make an advantage to the political party which is operating basically. When you look at Maharashtra, we clearly saw that there was 1 crore voters have been added between the assembly polls and Lok Sabha polls. तो ये किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग की भूमिका किस तरह से संदिग्ध रही, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह से रहा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं के बयानों को और उनके आरोपों को, उनके प्रमाणों को किस तरह से खारिज करता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके समर्थन में दिखते हैं। इसलिए ये आरोप बहुत पुख्ता हो जाते हैं विपक्ष के कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में कोई गठजोड़ है। हाँ, बिल्कुल ये पुख्ता हो जाते हैं आरोप कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कोई गठजोड़ है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और जो किरण कुमार चमाला कह रहे हैं समीर जी, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राज्य संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा हो, लेकिन सत्ता पक्ष इसमें रुचि नहीं ले रहा है। और यह एक लोकतांत्रिक देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतदाता सूची में नाम जुड़ रहे हैं और हटाए जा रहे हैं, ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है या किस आधार पर हो रहा है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, फिर असम में चुनाव होंगे, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो देश में लोकतंत्र डिरेल हो जाएगा। ये साफ तौर पर किरण कुमार चमाला का कहना है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद में चर्चा हो, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही इस पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन सदन की कार्यवाही रोज स्थगित हो रही है। और एक ही बात स्पीकर ओम बिरला कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि माननीय सांसदों को अपने आचरण में, अपने बर्ताव में सुधार लाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो सांसदों का दायित्व है अपने क्षेत्र की जनता का, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको उठाने का, इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को ही छीना जा रहा है और उस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही। एक बार सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि उनका विरोध और उनका प्रदर्शन संसद परिसर में तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है। सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को क्या कह रहे हैं। कई बार राहुल जी को बुलाया, नहीं बुलाया। कल राहुल जी ने भी जिक्र किया अपने सभाओं में। तो जो चुनाव आयोग और अपोजिशन के बीच में आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, दौर चल रहा है, क्योंकि कल पार्लियामेंट भी फिर से शुरू हो रहा है, तो आप कल भी देखिए, चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन के काम कर रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके पुख्ता सबूत हैं। तमाम ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके विजुअल देश के सामने मौजूद हैं कि किस तरह से मतदाता सूची बनाने में फ्रॉड किया गया है। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय राजनीतिक भाषा बोल रहा है। ये एक स्वतंत्र संस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग को ये समझ लेना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, संस्थान वहीं बचे रहते हैं, लोकतंत्र वहीं रहता है, देश वहीं रहता है। तो कम से कम देश हित में काम करिए, किसी सरकार हित में काम मत करिए। तो देश हित में काम करिए, ये सलाह है। और देश हित में काम चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहा है। ये बड़ा आरोप है विपक्ष का। विपक्षी सांसद लगातार इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं, संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार से इस पर वक्तव्य देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन
इस पर कोई सुनवाई संसद में नहीं हो रही है और अब इसको लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी हो रही है। आज इसको लेकर बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उसमें क्या कहा है उनको भी सुन लेते हैं। और आपको जैसा बताया हमने कि 10 तारीख से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और कई दिनों तक कई चरणों में ये प्रदर्शन वहां पर होगा। सुनते हैं राजेश राम को, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं, क्या कह रहे हैं। कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी, तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोग। तो ये जो चुनाव आयोग ने अपनी जो सूची जारी की है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि मृतकों के नाम उसमें शामिल हैं और बहुत सारे लोग जिनके नाम शामिल हैं वो वहाँ पर हैं ही नहीं, और जो हैं वास्तव में उनके नाम गायब हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, मृतकों के नाम जो हैं वो शामिल हैं और जो मृतक नहीं है उनके नाम गायब कर दिए गए हैं। दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया है राजेश राम ने, वो साफ तौर पे ये कहते हैं, सुने जा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने किनके नाम काटे ये बता ही नहीं रहा है। नाम काट दिए 65,000, लेकिन वो 65 लाख लोग कौन से हैं कौन, किस आधार पर काटे ये नहीं बता रहा है। तो ये बहुत बड़ा घपला चुनाव आयोग कर रहा है, ये उनका साफ तौर पे आरोप है। और यही आरोप चुनाव आयोग पर पहले से लगता नहीं कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा घपला कर रहा है। तो अब ये घपला कर रहा है नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग जाने कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, सबको मिसलीडिंग बता रहा है। लेकिन जमीन पर जो समस्याएं आ रही हैं वो पकड़ी जा रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को मिसलीडिंग बता रहा है, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हो रही हैं उनको फेक बता रहा है। लेकिन जो लोग खुद आकर ये बयान दे रहे हैं कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब हो गए और जिनके नाम हटाए गए हैं, चुनाव आयोग के पास उनकी खुद
अपने पास भी उसकी सूची नहीं है। और यही आरोप लगा रहे हैं राजेश राम और कह रहे हैं कि वो बताए तो कि आखिर ये जो 65 लाख लोग हैं ये हैं कौन जिनके नाम काट दिए गए हैं। और जब ये इसको रिवाइज किया जा रहा था तो यही कहा गया था कि इस बीच में बहुत सारे लोगों का निधन हो गया है, बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले गए हैं, दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर गए हैं, 2 जगह वोटर हैं, लेकिन मृतकों के नाम बड़ी संख्या में एक एक जगह पर एक एक बूथ में कई कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो इस सूची में शामिल है। हाँ बिल्कुल, सवाल तो यही है। रिवाइज किया भाई आप, गहन पुनरीक्षण आप कर रहे हैं। गहन करना, इससे पहले आप जनवरी में और भी कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर आप इतने आ गए अब भी नाम शामिल हो रहे हैं उनके, तो कैसे आपने गहन पुनरीक्षण किया? ये सवाल चुनाव आयोग पर है। इसका मतलब बहुत गड़बड़ियां इसमें हैं। चुनाव आयोग को अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। अच्छी बात यही है, नहीं करेगा तो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं। विपक्ष अपना जो उसको काम करना है वो करेगा। चुनाव आयोग को जो करना है चुनाव आयोग कर चुका। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब लेकिन विपक्ष जिस तरह से अब चुनाव आयोग और सरकार दोनों को घेर रहा है, वो इन दोनों के लिए, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के लिए ये बहुत ही एक कह लीजिए कि अच्छा नहीं है कि पूरा का पूरा विपक्ष उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाए, आरोप लगाए और चुनाव आयोग उन सबको सुनता रहे और एक राजनीतिक दल की तरह से वो उसका प्रतिवाद करता रहे, जवाब देता रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन संसद में इसकी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है। पर विपक्ष जिस तरह से अब सड़कों पर उतरने को और संसद में चर्चा कराने की मांग पर दबाव बनाए हुए है, उसको देखकर लगता है कि इस पर चर्चा की अनुमति सरकार को देनी पड़ेगी और इस पर कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी महीने इस पर अगली सुनवाई होनी है, क्या कुछ होता है। लेकिन SIR इस समय देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसकी वजह से खतरे में दिखाई पड़ रही है, यही विपक्ष का कहना है। रहेंगे इन सब पर हमारी निगाहें, बने रहिए आप DV लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।